Hi everyone, I am Shivani. Welcome to the channel. Today we are starting a new unit that is evolution. In this unit we will explore how life on earth has changed over a time and understand the scientific principle behind these changes. So let's start our new unit That is evolution. टर्म इवोल्यूशन दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने टू स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लास्ट लाइफ फॉर्म को कहा जाता है इवोल्यूशन। फ्लोरा प्लांट्स के लिए कहा जाता है एंड फौना एनिमल्स को। इवोल्यूशन की बात करें तो ये स्लो, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स ऑरिजिनेट हुई थी, उसके लिए है बिग बैंग थ्योरी एंड नेबुलर थ्योरी। 20 बिलियन ईयर एगो, 20,000 करोड़ ईयर एगो जो है वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ है और उसके लिए हम डिस्कस करेंगे बिग बैंग थ्योरी एंड नेबुलर थ्योरी को। नेक्स्ट देन उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ है 4.5 बिलियन ईयर एगो। 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिनेट हुआ है। इससे पहले जो है वो सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ है, दैट इज द 4.6 बिलियन ईयर एगो। देन हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की। लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए हम डिस्कस करेंगे कीमोजेनी, जिसमें केमिकल इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड डिस्कस करेंगे बायोजेनी, जिसमें कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल इवोल्यूशन में हम एक केमिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड, मीथेन, CH4 के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड हेल्डेन ने हॉट डाइल्यूट सूप कहा था, प्रीबायोटिक सूप क्या होता है, इन सभी के बारे में हम केमिकल इवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोजेनी में भी हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट एंड फॉर्मेशन ऑफ यूबायोंट। प्रोटोबायोंट की जो फॉर्मेशन होती है उसमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ केजरवेट होता है, देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्फीयर होगा एंड फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसेल फिर फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूबायोंट, जिसमें हिट्रोट्रॉफ की फॉर्मेशन होती है जो कि कीमो हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे ऑटोट्रॉफ्स की फॉर्मेशन। कीमो हिट्रोट्रॉफ से कीमो ऑटोट्रॉफ्स बनते हैं एंड कीमो ऑटोट्रॉफ से फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स की फॉर्मेशन होती है जो कि नॉन ऑक्सीजनिक बनेंगे पहले, देन उसके बाद ऑक्सीजनिक होंगे जो कि ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, देन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगी। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। यूनिवर्स का जो ओरिजिन माना जाता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 बिलियन ईयर एगो, या जिसे हम 20,000 करोड़ ईयर एगो कहते हैं। इसके लिए थ्योरी है दैट इज बिग बैंग थ्योरी, जिससे कि यूनिवर्स का ओरिजिन माना जाता है, या नेबुलर थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी दिया था लेमेंट्रे ने एंड नेबुलर थ्योरी दिया था लेप्लेस ने। फर्स्ट इसमें बात की गई है कि एक एंटिटी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिन्हें हम नेबुलर फॉर्मेशन कहते हैं। देन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो इनकी कंडेंसेशन होती है एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स देखने को मिलता है। यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड करती है एंड मिल्की वे गैलेक्सी की फॉर्मेशन होती है। गैलेक्सीज जो हैं वो फॉर्म्ड होती हैं इस नेबुला से। तो नेबुला से जब गैलेक्सीज फॉर्म होती है तो मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है अर्थ को, एंड अर्थ का ओरिजिन माना जाता है 4.5 बिलियन ईयर एगो। सबसे पहले यूनिवर्स ऑरिजिनेट हुई, देन यूनिवर्स से ही आगे चलकर जो है वो अर्थ की फॉर्मेशन होती है, मिल्की वे गैलेक्सी की फॉर्मेशन होती है 4.5 बिलियन ईयर एगो। तो ये था अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी एंड नेबुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जो ओरिजिन लाइफ का हुआ है उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सेकंड इज द पेंसपर्मिया थ्योरी, थर्ड इज थ्योरी ऑफ कैटाट्रॉपिज्म, फोर्थ इज स्पॉन्टेनियस थ्योरी जिसे थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस कहा जाता है, नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, एंड जो लास्ट है दैट इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है ये, इसे दिया था ओबेरॉन एंड हेल्डेन में, जिसमें कि हम कीमोजेनी केमिकल इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे एंड बायोजेनी जिसमें कि हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये 2 स्टेप है जो कि हमें देखने को मिलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के फादर हैं सोरेस। इनके अकॉर्डिंग 3 कोनोटेशन या आइडियाज़ हैं इस थ्योरी के। फर्स्ट आइडिया है
अर्थ क्रिएटेड 4000 ईयर एगो। इनका मानना है कि अर्थ जो है वो 4000 ईयर एगो ही ऑरिजिनेट हुआ है। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वर वी सी टूडे वर क्रिएटेड एज सच। जैसे कि ऑर्गेनिज्म हम पहले देखते हैं या आज हम जिन ऑर्गेनिज्म को देखते हैं सेम ऐसे ही ये पहले भी रहे होंगे। थर्ड इनकी आइडिया है दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वर सेम एट द टाइम ऑफ क्रिएशन एंड विल बी सेम इन द फ्यूचर। कि जो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है आज है वैसे ही उनकी फ्यूचर में भी होगी। नोट में हम लर्न करेंगे दिस थ्योरी इज ग्रेटली चैलेंज्ड बाय या डिस्कार्डेड बाय द डार्विन एंड वेलेस ने इसे चैलेंज किया था। नेक्स्ट थ्योरी इज द पेंसपर्मिया थ्योरी। पेंसपर्मिया थ्योरी को प्रपोज किया था रिचर ने। अगर हम बात करें पेनजेनेसिस थ्योरी की, उसे दिया था डार्विन ने, और जो पेंसपर्मिया है इसे रेटर या रिचर ने दिया है। लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्पोर अकॉर्डिंग टू पेंसपर्मिया थ्योरी। कि स्पोर से जो है वो लाइफ जो है वो ऑरिजिनेट हुई है। लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, आउटर स्पेस से जो है वो स्पोर्स आते हैं और उनसे ही लाइफ जो है वो ऑरिजिनेट होती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ कैटाट्रॉफिज्म, जिसे दिया था क्यूवियर ने। ड्यू टू कैटाट्रॉफ, जो प्रलय है उसके कारण एवरीथिंग डिस्ट्रॉय एंड आफ्टर डिस्ट्रक्शन न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन इन ऑर्गेनिक मैटर। इनका ये मानना था कि प्रलय होता है और सारी चीज़ें जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होते हैं बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी इज इंपॉर्टेंट है, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसे ए बायोजेनेसिस थ्योरी भी कहा जाता है या ऑटोजेनेसिस थ्योरी भी इसे ही कहा जाता है। इनका मानना है कि नॉन लिविंग से लाइफ जो है वो ऑरिजिनेट हुई है, और इस थ्योरी को दिया था वॉन हेल्मट ने। और इस थ्योरी के जो सपोर्टर थे वो थे एरिस्टोटल, एम्प्लीडोकल्स, ये इस थ्योरी के सपोर्टर्स थे। थ्योरी ए बायोजेनेसिस जो है इज द ओल्डेस्ट व्यू ऑफ इवोल्यूशन, उसको सपोर्ट किया था थेल्स ने भी। इनका ये मानना था कि काऊ डंग से या काऊ डंग से जो है वो हाउस फ्लाई बनती है, रेन वाटर से फ्रॉग बन जाते हैं, तो स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर से ही लाइफ जो है वो ऑरिजिनेट होती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी जो है इसके सपोर्टर थे फ्रांसिस्को रेडी, लिजारो स्प्लेंजी एंड लुइस पास्चर। इन्होंने क्रिटिसाइज किया था ए बायोजेनेसिस को। तो ए बायोजेनेसिस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था इन तीनों साइंटिस्ट ने। और अगर हम लुइस पास्चर की बात करें तो उन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट दिया है, जो मैं आगे बताऊंगी। और लुइस पास्चर ने ओमनिस वीवम एक्स वीवम जो है वो स्टेटमेंट भी दी है। न्यू लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि नई लाइफ जो ऑरिजिनेट होती है वो प्री एग्जिस्टिंग से ही होती है। रुडोल्फ वर्चो की भी स्टेटमेंट है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, वो रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस तो फ्रांसिस्को रेडी या लिजार्डो स्प्लेंजी, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इन्होंने एक कंटेनर लिया था और कंटेनर में मांस का टुकड़ा लिया था, और वो कंटेनर ओपन था जिसमें कि फ्लाइज आती हैं, और उसके बाद एयर से कॉन्टामिनेटेड होने की वजह से उसमें जो है वो फ्लाइज जो हैं उस मीट के ऊपर ग्रो कर जाती हैं। लेकिन उन्होंने फिर से जब ये एक कंटेनर लिया और उसमें मीट का पीस रखा, लेकिन उसको बाहर से उन्होंने कॉर्क से या क्लोथ से कवर कर दिया, जिसकी वजह से एयर से उनकी कॉन्टामिनेशन नहीं हुई या एयर उसके अंदर जो है वो एंटर नहीं करती है और फ्लाई जो है उसमें जनरेट नहीं होती है व्हेन प्लेस्ड इन ए सील्ड जार। सेकेंड, अगर हम बात करें लुइस पास्चर की, तो लुइस पास्चर ने दिया था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इस तरह से उन्होंने जो विकर लिया था उसकी जो शेप थी, उसका जो नेक था वो इस तरह से स्वान नेक था, और इन्होंने जो मिक्सचर लिया था इसमें ईस्ट, शुगर और वाटर को इस फ्लास्क के अंदर लिया था, और ये ओपन है यहाँ, फर्स्ट ओपन है यहाँ से, लेकिन इस ओपन पीस से भी एयर जो है वो इस स्वान नेक की वजह से एयर एंटर नहीं करती है और यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिलती है। सेकंड, उन्होंने क्या किया कि इस पीस को जो है यहाँ से कट कर दिया, नेक को जो है वो रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से डायरेक्ट एयर जो है इसके अंदर एंटर हो जाती है स्वान नेक में और बैक्टीरिया जो है अपीयर हो जाते हैं। थर्ड, इन्होंने क्या किया कि फिर से एक फ्लास्क लिया, स्वान नेक फ्लास्क लिया, और उसको उन्होंने थोड़ा टिल्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया, जिसकी वजह से एयर जो है वो सीधी इसके अंदर जो है वो एंटर कर जाती है और बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाते हैं। इसकी वजह से लुइस पास्चर जो कहते हैं न्यू लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ।
तो प्री एग्जिस्टिंग स्पोर जो है वो एयर से कॉन्टामिनेट होते हैं और एंटर करते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करता है। तो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है, कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है उसी से ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे दिया था ओपेरॉन एंड हेल्डेन ने। अकॉर्डिंग टू हिम ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है दो प्रोसेसेस होती हैं, फर्स्ट इज कीमोजेनी देन बायोजेनी। कीमोजेनी को कहा जाता है केमिकल इवोल्यूशन एंड सेकंड इज द बायोजेनी, जिसे कहा जाता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अगर हम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बात करें, जो पहला हमारा एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही रिड्यूसिंग था, उसमें नो ऑक्सीजन, बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, और टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई था, 4000 to 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। मोल्टन मास लावा जो है वो इस तरह से यहाँ पे मोल्ट होते हैं, और जिसकी वजह से गैसेज जो है वो एटॉमिक स्टेज में प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में। इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्टेज। एटॉमिक स्टेज में हाइड्रोजन, हीलियम, अदर जो एटम होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा अबंडेंट देखने को मिलती है हाइड्रोजन। फर्स्ट हम इसमें देखेंगे एटॉमिक स्टेज आती है, देन ये एटम जो है वो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर स्टेज की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से वाटर की फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, और ये वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में होता है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। देन इसमें जो मॉलिक्यूल बनता है NH3 बनता है। फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दैट इज द NH3। सेकेंड इसमें बनता है फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज CH4। तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होते हैं एंड फॉर्म ऑफ द क्लाउड। क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, जिनमें की लाइटनिंग होती है और रेनफॉल जो है वो होता है। इस तरह से अर्थ पे जो है वो रेनफॉल होने की वजह से इस तरह से ओशन या गड्ढे की फॉर्मेशन होती है, जिनकी वजह से ओशन की फॉर्मेशन होती है और पानी जो है इसमें भर जाता है। और जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुए हैं, वो सभी मॉलिक्यूल जो हैं इस तरह से ओशन में चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इसे कहा जाता है हॉट डाइल्यूट सूप। ये प्रीबायोटिक सूप जो है वो फॉर्म्ड होता है। प्रीबायोटिक सूप जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है। जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ बनते हैं दैट इज अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्यूरिन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इस तरह ये सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हैं, जिन्हें हम माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। देन इसे हेल्डेन ने कहा था हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप। बायोटिक मतलब लाइफ, प्री मतलब लाइफ से पहले का जो ये देखने को मिलता है, इसे कहा था इन्होंने प्रीबायोटिक सूप। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, अमीनो एसिड जुड़ते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, लिपिड की फॉर्मेशन होती है और RNA की फॉर्मेशन भी होती है। RNA जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। इस तरह से फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है वो बनता है। देन इसके बाद हम सेकेंड डिस्कस करते हैं बायोजेनी या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। उसके बाद हमें देखने को मिलती है बायोजेनी एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोजेनी में फर्स्ट स्टेप आता है प्रोटोबायोंट। प्रोटोबायोंट का मतलब है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ केजरवेट होते हैं, माइक्रोस्फीयर होती है। देन इसके बाद हमें प्रोटोसेल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जो कि फर्स्ट सेलुलर लाइफ होती है, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ होती है। देन इसके बाद यूबायोंट की फॉर्मेशन, जिसमें कि हीटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ की फॉर्मेशन होती है, जो हम आगे डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट। प्रोटोबायोंट की जो फॉर्मेशन होती है, जिसमें कि सबसे पहले बनते हैं केजरवेट्स, और केजरवेट्स जो हैं ये दिया था ओपेरॉन ने। इस तरह से हमारे पास जो ओशन है उसमें प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। हॉट वाटर के साथ जो है वो पॉलीसेक्राइड्स मिलते हैं और ये एग्रीगेट की फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से जो है वो प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो एग्रीगेट बनाते हैं, लेकिन इनके पास कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न नहीं होता है। जैसे ही टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है और ये इस तरह से हमारे पास प्रोटीन जो है कोल्ड वाटर के साथ या लिपिड की मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, ये हैव कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड डिवाइड, और इनके पास कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस और डिवाइड करने की। माइक्रोस्फीयर का जो दिया है कॉन्सेप्ट दैट इज सिडनी फॉक्स ने इस कंसेप्ट को दिया है। के बाद देखने को मिलती है फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसेल की फॉर्मेशन। क्योंकि RNA की फॉर्मेशन हो गई है,
आरएनए न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड जब प्रोटीन के साथ जुड़ता है न्यूक्लियोप्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। तो वायरस लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, ये फर्स्ट साइन है लाइफ का। एंड न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन के साथ जब ये फॉर्म्ड होते हैं तो फर्स्ट प्रोटोसेल की फॉर्मेशन करते हैं और ये प्रोटोसेल जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है एंड वेरियस फंक्शन ये परफॉर्म करता है। लेकिन ये फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म होती है क्योंकि इसमें जो है वो ऑर्गेनेलिज की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो ये नॉन सेलुलर फॉर्म है जिसके पास रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, डबल इनकी मेम्ब्रेन है एंड वेरियस फंक्शन ये करता है। ये हमें फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ देखने को मिलती है 3 बिलियन ईयर एगो। देन फॉर्मेशन ऑफ यूबायोंट फिर इसके बाद देखने को मिलता है। तो प्रोटोबायोंट से अब यूबायोंट की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से हमने देखा कि प्रोटोबायोंट जो है ये हमें देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें प्रेजेंट है। तो प्रोटोबायोंट जो है वो स्टार्ट यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो प्रोटोबायोंट के सराउंडिंग जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको यूटिलाइज करता है और ये चेंज हो जाता है कीमोहिट्रोट्रॉप्स में। कीमोहिट्रोट्रॉप्स में जब ये चेंज होता है तो ये एनएरोबिक है क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये इनएरोबिक है। जब सारे ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर लेता है देन ये फॉर्म होता है इनटू कीमो ऑटोट्रॉप्स। जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो यूज करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर को, जो इसके सराउंडिंग इनऑर्गेनिक मैटर होगा उसको यूटिलाइज करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ कीमो ऑटोट्रॉप्स होती है। देन इन सम ऑफ द कीमो ऑटोट्रॉप, कुछ जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ये बैक्टीरिया क्लोरोफिल जो होती है ये एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, मतलब कि दे रिलीज सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जगह ये सल्फर रिलीज करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ वाटर दे यूज सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड को ये यूज करते हैं जिसकी वजह से ये सल्फर को रिलीज करते हैं। तो इस तरह से एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले कीमो ऑटोट्रॉप्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें जो मॉलिक्यूलर चेंज देखने को मिलता है। बैक्टीरिया क्लोरोफिल है वो फिर फर्दर चेंज हो जाती है इनटू द क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल जब चेंज होती है तो कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो नॉन ऑक्सीजेनिक हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में। ये बैक्टीरिया जो हैं वो लाइट का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसकी वजह से ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। तो नाउ एटमॉस्फेयर में फिर ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। देन इसके बाद हमें देखने को मिलती है फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जाता है बाय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसे दिया था लेन मार्गुलिस में। इस तरह से हमारे पास एक सेल है, इस सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें हमें इनफोल्डिंग देखने को मिलती है एंड देन फॉर्मेशन ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो उसे ये इनगल्फ कर लेते हैं। एंडोसिम्बायोसिस यहाँ देखने को मिलती है जिसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया को ये खा लेते हैं और ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो कि इस तरह से जो इनफोल्डिंग हुई है उससे जो है वो एनर्जी लेते हैं और अपने अंदर भी ये सिस्टम डेवलप कर देते हैं जिसकी वजह से ये भी सिंथेसिस ऑफ एटीपी करने शुरू करता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। तो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स की फॉर्मेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की और या फॉर फूड के लिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसे इंगल्फ करते हैं या उसकी इन एंडोसिम्बायोसिस करते हैं जिसकी वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो डेवलप होता है और ये क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी और यही इस सेल में सिंथेसिस ऑफ एनर्जी जो है वो फर्दर फिर करने लगता है। तो इस तरह से एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एंडोसिम्बायोसिस उसकी की जाती है और एंडोसिम्बायोसिस से जो है यूकैरियोटिक सेल जो है वो फर्दर डेवलप होता है। जो इनफोल्डिंग हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फर्दर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर गोल्गी अपैरेटस फॉर्म होता है, गोल्गी अपैरेटस से फिर लाइसोसोम फॉर्म। इस तरह से ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में फर्दर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेनले मिलर हेलरोड यूरे एक्सपेरिमेंट या जिसे यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है केमिकल इवोल्यूशन का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया केमिकल इवोल्यूशन, जिसमें कि एटॉमिक स्टेज के बाद मॉलिक्यूलर स्टेज आती है एंड मॉलिक्यूलर स्टेज के बाद इनऑर्गेनिक सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो इसी थ्योरी पे इन्होंने प्रूफ किया था कि केमिकल इवोल्यूशन का ये प्रूफ है जिसे थ्योरी ऑफ ऑपेरोन हेल्डेन कहा जाता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1953 में और एक्सपेरिमेंट जो किया था उसे कहा जाता है सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट और इन्होंने जो अपरेटस लिया था दैट इज़ द स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस और इसमें टाइम लगे थे 15 to 18 डेज जो है वो टाइम लगता है।
इस तरह से इन्होंने एपरेटस लिया जिसमें कि बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर से जो है वो वेपर्स बनते हैं, और उन्होंने इलेक्ट्रोड्स भी लिए। ये इलेक्ट्रोड जो हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं बाय यूजिंग द टंगस्टन। इसमें जो है वो टंगस्टन लगा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। ये एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है, और यहाँ पे टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जो इन्होंने सोर्स लिए हैं दैट इज NH4, NH3, CH4 एंड H2 इन द रेशो ऑफ 1:2:2, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। और अगर हम इस तरह से याद करें, CH4 ये इवन है, H2 इवन है, और बीच में जो है वो ऑड है, तो CH4, NH3, H2 2:1:2, इस तरह से भी हम इन्हें लिख सकते हैं। तो रेशो जो है वो पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह से इन्होंने वाटर वेपर्स भी साथ में लिए, यहाँ से ये वाटर वेपर जो है वो इसमें एंटर करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या लिया, NH3, CH4, H2 एंड वाटर वेपर। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रॉन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी करता है, तो इन्होंने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ इस तरह से यू ट्यूब जो है वो एक ओशन की तरह इन्हें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने प्रीबायोटिक सूप में देखा था। तो इस तरह ये ओशन की तरह वर्क करती है। इस यू ट्यूब में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड जो है इसमें फॉर्म्ड होते हैं। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अगर वो अदर फॉर्मेशन लेते हैं, यहाँ नाइट्रोजन बेस लेते हैं, पिगमेंट एंड फैट्स लेते हैं, तो वो यहाँ पर हमें और फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अगर ये अमोनिया NH3, CH4 और H2 लेते हैं तो अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ही कंक्लूड दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कुड हैव अराइजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही बनते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, द फर्स्ट पर्सन हु सिंथेसाइज अमीनो एसिड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ CH4, NH3 वाटर वॉज स्टेनले मिलर। तो ये मिलर का एक्सपेरिमेंट था जिन्होंने पहले सिंथेसाइज किया था अमीनो एसिड को। तो अभी तक जो हमने देखा प्रिमिटिव अर्थ, सबसे पहले अगर हम ऑपेरेन हेल्डेन की थ्योरी के अकॉर्डिंग भी बात करें तो सबसे पहले अभी तक हमने डिस्कस किया प्रिमिटिव अर्थ था, जिस ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी रिड्यूसिंग ऑक्सीजन थी। तो मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देन इसके बाद मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, वाटर वेपर्स बनते हैं, NH3 बनता है, फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, एंड फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है CH3 या CH4। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई है, और माइक्रो मॉलिक्यूल से फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं। देन इसके बाद प्रोटोबायोंट बनते हैं जिसमें कि कंजर्वेट एंड माइक्रोस्फीयर की फॉर्मेशन होती है। दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, तो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी उनके पास होती है। देन इसके बाद प्रोटोबायोंट में हमने देखा कि RNA की सिंथेसिस होती है। तो RNA की सिंथेसिस की वजह से फर्स्ट सेल बनता है, दैट इज जो वायरस की तरह होता है। दे हैव एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। एनएरोबिक कीमो ऑटोट्रॉफ्स बनते हैं। जी एनएरोबिक कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट इनमें डेवलप होता है। देन जब क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट डेवलप होता है देन फॉर्मेशन ऑफ एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ की फॉर्मेशन होती है, जो कि वाटर को एज ए सोर्स यूज करते हैं। अगर ये वाटर को यूज करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफिज्म फिर देखने को मिलता है, और इस तरह से ये लाइफ जो है वो ऑरिजिनेट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए जो एविडेंसेस है, फर्स्ट इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, जिसमें हम होमोलोगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं होमोलोगस ऑर्गन की। होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं हैविंग द सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट फंक्शन में बी सेम और डिफरेंट। ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन जो है वो सेम हो, ओरिजिन और स्ट्रक्चर जो है वो सेम हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सी है, एंड इस ऑर्गेनिज्म से इस तरह से स्पीसीज बनती हैं B, A एंड D। तो ये डाइवर्स हो रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म से डाइवर्स होके हमें B, A, D करके अलग अलग स्पीसीज बनते हैं, और इन स्पीसीज का फंक्शन जो है वो X, Y या Z भी हो सकता है, डिफरेंट फंक्शन भी हो सकता है, या इन तीनों स्पीसीज का सेम फंक्शन X भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। बट जो ओरिजिन है इन सभी स्पीसीज का, इसका ओरिजिन भी ये C ही है, इस A का ओरिजिन भी C ही है, और इस D का ओरिजिन भी C ही है। तो सेम ऑर्गेनिज्म, सेम सिमिलर अगर ओरिजिन हो उसे कहा जाता है होमोलोगस ऑर्गेनिज्म, और इसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। रिजल्ट ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के जो माउथ पार्ट होते हैं दैट इज मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, लैब्रम, हाइपोफेरिंक्स।
ये माउथ पार्ट जो है वो सभी इंसेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो ओरिजिन तो इनका सेम है, सभी में यही होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। कॉकरोच में ये बाइटिंग एंड चुइंग का काम करते हैं, हनी बी में ये सिफोनिंग का काम करते हैं, मॉस्किटो में पर्सिंग एंड सकिंग का टाइप होता है, एंड हाउस फ्लाई में ये स्पॉन्जिंग टाइप ये होते हैं। तो इस तरह से फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ओरिजिन जो है वो सबका सेम है। मैंडिबल लोअर जॉ को कहा जाता है, मैक्सिला अपर जॉ को कहा जाता है, लेबी लोअर लिप एंड लेब्रम अपर लिप एंड हाइपोफेरिंक्स जो है वो टंग को कहा जाता है। इस तरह से ओरिजिन जो है वो सेम है, लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं ब्रेन एंड हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा। तो बोगनविलिया के जो थॉर्न्स होते हैं वो भी एक्सिलरी वर्ड से ओरिजिन हुए हैं, और टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा हैं उनका ओरिजिन भी एक्सिलरी वर्ड से ही होता है। लेकिन जो थॉर्न है बोगनविलिया के वो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का काम करते हैं, और जो टेंड्रिल हैं कुकरबिटा के वो क्लाइंबिंग का काम करते हैं। तो इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ओरिजिन जो है वो दोनों का सेम है, एक्सिलरी वर्ड से ही ये दोनों ऑरिजिनेट होते हैं। फोर्थ हम एग्जाम्पल की बात करते हैं फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स। तो मैमल की जो फोर लिम्ब होती है ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्रिंजेस। तो मैमल के 4 लिम्ब भी ओरिजिन में सेम होते हैं, लेकिन फंक्शन डिफरेंट करते हैं। टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, होमोलॉगी इनमें भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द फाइलोक्लेड ऑफ अपोइंशिया एंड स्टेम ऑफ प्लांट। तो फाइलोक्लेड जो अपोइंशिया के फाइलोक्लेड, इस तरह से अपोइंशिया प्लांट होता है, इसमें जो फाइलोक्लेड होते हैं ये फाइलोक्लेड जो हैं वो स्टेम की मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। दिस मीन्स दैट दे हैव द सेम कॉमन ओरिजिन, बट इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। फाइलोक्लेड जो है वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, एंड स्टेम जो है वो प्राइमरी सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट का इसका काम होता है। फाइलोक्लेड जो है वो सिलिंड्रिकल फाइलोक्लेड होते हैं यूफोर्बिया में, और फ्लैटेंड फाइलोक्लेड होते हैं अपोइंशिया में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेडिश एंड कैरेट्स, जो कि स्टोरेज का काम करते हैं, ये रूट मॉडिफिकेशन होती हैं। पोटैटो एंड कैलोकेशिया जो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, जो कि स्टोरेज का काम करते हैं। तो सिमिलर फंक्शन भी देखने को मिलते हैं, ओरिजिन जो है वो दोनों का सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर की। एनालॉगस वो स्ट्रक्चर होते हैं या ऑर्गेनिज्म, ओरिजिन डिफरेंट, जिनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हमारे पास एक ए ऑर्गेनिज्म है, एक बी ऑर्गेनिज्म है, दोनों का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग ओरिजिन है, लेकिन इन दोनों का काम या फंक्शन जो है वो सेम ही है। इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल है। रिजल्ट ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो ये कन्वर्ज हो रहे हैं, एक जगह जुड़ रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज, इसे हम प्लास्टिसिटी भी कहा जाता है। तो ये है एनालॉगस की बात। और अगर हम डार्विन फिंचेस की बात करें तो ये भी होमोलोगस का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम एनालॉगस के एग्जाम्पल के डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। तो मैमल्स और ऑक्टोपस की जो आईज होती हैं उनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन जो है वो सिमिलर है। ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट है एंड मैमल जो है वर्टिब्रेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बैट्स या बर्ड्स, इंसेक्ट्स की या मैमल्स या एव्स की। तो इनके सभी विंग्स का जो है वो सिमिलर फंक्शन होता है, दैट इज फ्लाइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टिंग ऑफ बी एंड स्कॉर्पियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो अगर हम बात करें तो दोनों का फंक्शन जो है वो स्टोरेज का ही काम है, लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। पोटैटो जो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। पोटैटो को याद रखेंगे हम पोस्ट से, तो पोस्ट से पोटैटो, पोस्ट से पोटैटो एंड एसटी से स्टेम याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाते हैं कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो में कौन सी स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो पोस्ट से याद रखेंगे, पोटैटो जो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, एंड स्वीट पोटैटो जो है वो रूट मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, जो है वो एनालॉगस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस में है रिकैप्चुलेशन थ्योरी, या जिसे ऑटोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी या ऑटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी कहा जाता है। इसे बायोजेनेटिक लॉ भी कहा जाता है। इसे दिया था मुलर ने, लेकिन इसे एक्सप्लेन किया था हैकल ने, तो हैकल भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी क्वेश्चन में जो है वो हैकल ही दिया होता है, तो इसे एक्सप्लेन किया था हैकल ने, तो हैकल ही इस थ्योरी के लिए माने जाते हैं। ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट रिपीट देयर हिस्ट्री ऑफ देयर एंसेस्टर। जो ऑर्गेनिज्म जो है एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के टाइम जो है अपने एंसेस्टर की हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, उन्हें कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल पैरालिज्म। मतलब कि ये पैरेलल होते हैं अपने एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान। अगर हम हार्ट की बात करें, डेवलपमेंट ह्यूमन में हार्ट की डेवलपमेंट की बात करें, तो जब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है तो पहले 2 चैम्बर हार्ट बनता है, देन 3 चैम्बर हार्ट एंड फाइनली 4 चैम्बर हार्ट की डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह से एंसेस्ट्रल जो है वो
देखने को हमें मिलते हैं। फ्रॉग डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें टेडपोल लार्वा होता है जो रिजेंबल करता है फिशेस से, तो इसका मतलब ये है कि इनके एंसेस्टर कभी ना कभी जो है वो फिशेस रही होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैटरपिलर लार्वा रिजेंबल करता है एनिलियड से, तो मतलब कि बटरफ्लाई जो है वो उनका लार्वा जो है वो एनिलिड से, उनके एंसेस्टर जो है वो एनिलिडा रहे होंगे। लार्वा की बात करें तो हनी बी का लार्वा जो है वो ग्रब होता है, बटरफ्लाई या मॉथ का कैटरपिलर होता है, मॉस्किटो का व्रिकल होता है और इसके प्यूपा जो है वो ट्रम्बलर होता है। हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है दैट इज मैगोट। तो लार्वा भी हमें लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें लॉ ऑफ एम्ब्रियोजनी है जिसे दिया था वॉन बियर ने। डिस्कार्डेड थ्योरी ऑफ हैकल, और इन्होंने हैकल की जो थ्योरी थी उसे डिस्कार्ड किया था। ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट एक्वायर जनरल करेक्टर्स फर्स्ट एंड देन स्पेसिफिक करेक्टर। इनका ये कहना था कि ऑर्गेनिज्म जब उनकी एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट होती है तो सबसे पहले उनमें जनरल करेक्टर की डेवलपमेंट होती है, देन उसके बाद स्पेसिफिक करेक्टर जो है वो बाद में देखने को मिलते हैं। फर्स्टली जो है वो जनरल करेक्टर की ही फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटेविज्म, जिसे रिवर्सन कहा जाता है। रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्टर करेक्टर इन न्यू बॉर्न उसे कहा जाता है एटाविज्म, और इसके एग्जाम्पल है टेल इन न्यू बॉर्न, एक्स्ट्रा लार्ज केनाइंस, सर्विकल फिस्टुला जिसे फेरेंजियल गिल स्लिट कहा जाता है, एक्स्ट्रा निपल्स, लॉन्ग एंड थिक हेयर ऑन बॉडी जिसे लॉइन बेबी ऑफ रशिया जो है जिसमें कि देखने को मिले थे लॉन्ग एंड थिक हेयर ऑन देयर बॉडी। तो ये है एटाविज्म के एग्जाम्पल्स जिनमें कि रीअपियरेंस देखने को मिलती है एंसेस्टर कैरेक्टर इन न्यू बॉर्न। एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नॉन फंक्शनल या रिड्यूस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बट वर फंक्शनल इन द एंसेस्ट्रल फॉर्म में वो फंक्शनल रहे होंगे, जैसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। कोकेक्स हो गया, हेयर हो गया, थर्ड मोलर हो गया, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हो गया, एविकुलर मसल जिसे ईयर पिन्ना कहा जाता है, सेगमेंटेड मसल्स ऑफ एब्डोमेन, दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन, लेकिन ये एंसेस्टर में कभी ना कभी फंक्शनल रहे होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ अदर मैमल, जिनमें कि देखने को मिलता है फर्स्ट इज द स्प्लिंट बोन इन फीट ऑफ हॉर्स जो सेकंड एंड फोर्थ डिजिट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल इन पाइथन एंड बोआ, विंग्स ऑफ फाइटलेस बर्ड, रेटिटे, ऑर्चिड, कीवी एंड ईम्यू, दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ अदर एनिमल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक से भी हमें इवोल्यूशन की एविडेंसेस मिलती हैं। They represent the character of two groups and which proves that organism of higher group evolved from lower group. For example, Proterospongia, connecting link between protozoa and porifera. Euglena, plant और animal में connecting link होता है। Neoplena, Annelida and mollusca. Peripatus, Annelid and Arthropoda. Blenoglossus, non-chordate and chordates. Chimera, cartilaginous fish and bony fish, prototherians, reptiles and mammals, प्रोटोपैरस जिसे लैंग फिश कहा जाता है, फिशेज एंड एम्फीबियन के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स द ओनली रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ एनी ग्रुप, किसी ग्रुप के सिर्फ और सिर्फ वही मेंबर अभी बचे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमुलस जिसे किंग क्रैब कहा जाता है, लेटिमेरिया जिसे बोनीफिश कहा जाता है, सिलोकैंथ इसे कहा जाता है, सिफेंडोन जिसे टोट्रा कहा जाता है, थर्ड आई जो है इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स की बात करें तो प्रिजर्व पार्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट इन रॉक दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल्स एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है डिस्कस अबाउट फॉसिल एंड फॉसिलाइजेशन, इस तरह से भी बीएससी में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी जो है दैट इज लियोनार्डो डे विसिनी थे। मॉडर्न फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी क्यूवियर। पैलेंटोलॉजी में अगर हम बात करें तो पेलियोबॉटनी होता है जिसमें प्लांट फॉसिल्स की स्टडी की जाती है। पेलियोजोलॉजी होता है जिसमें कि एनुअल फॉसिल की स्टडी की जाती है। रॉक की अगर हम बात करें तो इग्नियस रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है एंड सेडिमेंट्री रॉक होती है। इस सेडिमेंट्री रॉक में ही फॉसिल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, क्योंकि ये डिपॉजिट होते रहते हैं, देन ऊपर से लेयर ऑफ रॉक जो है वो फॉर्म्ड होती है। तो सबसे नीचे जो हमें देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में ही ये फॉसिल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो फॉसिल फॉर्मेशन होती है सेडिमेंट्री रॉक में। टाइप ऑफ फॉसिल्स की बात करें तो मोल्ड एंड कास्ट, कैप्रोलाइट, इम्प्रेशन,
अनअल्टर्ड फॉसिल जो हैं वो आइस में भी देखने को मिलते हैं या अंबर में भी देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट इज पेट्रीफाइड फॉसिल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स की। पेट्रीफाइड फॉसिल जो हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल्स हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोन फॉसिल्स भी इन्हें कहा जाता है, टर्न्ड इनटू स्टोन, क्योंकि ये स्टोन की तरह ही, पत्थर की तरह ही बन जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्टोन फॉसिल या पेट्रीफाइड फॉसिल्स। हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी गेट प्रिजर्व, जिनमें कि हार्ड पार्ट होता है जो बॉडी का वो प्रिजर्व होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द इनऑर्गेनिक मैटर, इस तरह से जो टस्क होते हैं, मान लो ये एलिफेंट का टस्क है, तो टस्क ऑफ एलिफेंट में होता है ऑर्गेनिक मैटर। इस ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही इसकी फॉसिल की फॉर्मेशन होती है, ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय इनऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें इनऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये एक पत्थर की तरह जो है वो स्टोन की तरह फॉर्मेशन हो जाती है, टर्न्ड इनटू स्टोन। सो इसे कहा जाता है पेट्रीफाइड फॉसिल्स। इसमें एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द टस्क ऑफ एलिफेंट, सेल ऑफ मोलस्का या स्केलेटन ऑफ एनिमल जो है वो पेट्रीफाइड फॉसिल्स में प्रिजर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉप्रोलाइट्स। इफ एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल गेट प्रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल गुआनो ऑफ फिश या सी बर्ड, इनको अगर हम, इनके एक्सक्रीटा को अगर हम प्रिजर्व कर रहे हैं, इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं उनके एक्सक्रीटा से उनकी डाइट को, जिसकी वजह से हमें उन फॉसिल्स का पता लग सकता है। नेक्स्ट इज मोल्ड्स एंड कास्ट, तो हार्डनिंग ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल बाय विच आर सराउंडिंग बाय वोल्केनो या एशेज या लावा। तरह से अगर जो है वो वोल्केनो होता है और इस वोल्केनो के अंदर जो है वो एनिमल प्रिजर्व हो जाता है, ये बाहर से जो है वो लावा है और इस लावा के अंदर जो है वो एनिमल है। जब ये लावा जो है वो ठंडा होता है तो इस तरह से जो एनिमल होता है ये डिसइंटीग्रेट होता है, इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ बॉडी अ होलो स्पेस इज क्रिएटेड। जब इसकी बॉडी का सारा पार्ट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो ये होलो पार्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है मोल्ड। उस होलो पार्ट को कहा जाता है मोल्ड। व्हेन द इनऑर्गेनिक मटेरियल डिपॉजिट इन द होलो पार्ट, और ये जो होलो पार्ट है, अंदर का होलो पार्ट है, बाहर से लावा है, एनिमल जो है वो डिपॉजिट है इसके अंदर, और ये लावा जब ठंडा हो जाता है तो ये होलो स्पेस जो है वो या एनिमल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इस तरह से खाली स्पेस अंदर देखने को मिलता है, जिसे मोल्ड कहा जाता है। अब इस मोल्ड में बाहर से जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो अंदर चला जाता है, डिपॉजिट हो जाता है इस स्पेस में और फॉर्म करता है कास्ट की। देन कास्ट की फॉर्मेशन होती है। ये हमें एक्सट्रैक्ट रेप्लिका ऑफ एनिमल जो है वो, मतलब कि इनकी जो शेप होती है वो एनिमल्स की तरह ही शेप होती है, तो ये हमें आइडिया देते हैं कि इसमें कोई ना कोई एनिमल जो है वो डिपॉजिट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्रेशन, जिसे फॉल्स फॉसिल कहा जाता है। इम्प्रेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, स्किन, फेदर, फुट गेट प्रिजर्व्ड व्हेन दे आर प्रेस्ड अगेंस्ट द सॉफ्ट क्ले। अगर ये बॉडी के इम्प्रेशन जो हैं वो, बॉडी के पार्ट जो हैं वो अगेंस्ट सॉफ्ट क्ले के पास जो है वो प्रेस्ड होते हैं, तो इनके जो इम्प्रेशन होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है बाय द इम्प्रेशंस, जैसे कि फॉसिल्स ऑफ आर्कियोपेटेरिस जो है इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनअल्टर्ड फॉसिल्स। एनिमल गेट प्रिजर्व इन देयर ओरिजिनल एंड इंटैक्ट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल आइस एंड रेजिन। तो अगर एनिमल जो है वो आइस में दबे होते हैं तो वो जो प्रिजर्व होते हैं ओरिजिनल और इंटैक्ट फॉर्म में ही, या रेजिन में अंदर चले जाते हैं तो भी वो एग्जैक्ट अपने ही ओरिजिनल फॉर्म में ही इंटैक्ट रहते हैं, उसे कहा जाता है अनअल्टर फॉसिल्स। और ये हमें देखने को मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ आइस और रेजिन। अगर हम आइस की बात करें, इसमें एग्जाम्पल है वुली मॉथ ऑफ साइबेरिया, इसका एग्जाम्पल है। रेजिन की बात करें तो ये कोनिफरस फॉरेस्ट जो पाइनस होते हैं उनमें रेजिन डक्ट प्रेजेंट होती है, जिसमें कि रेजिन होता है। इस तरह से पाइनस का जो ट्री होता है उसमें रेजिन निकलता है। अगर कोई इंसेक्ट्स इसके पास आता है वो रेजिन के अंदर जो है वो चला जाता है और इसी के अंदर जो है वो ट्रैप हो जाता है। ये रेजिन जब हार्ड होता है तो उसे कहा जाता है अंबर। मॉस्किटो और इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड इन द रेजिन विच आर आफ्टर हार्डनिंग कन्वर्टेड इनटू अंबर, और हार्डनिंग के बाद जो है वो अंबर की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ फॉसिल जिसमें कि प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो प्रिजर्व होते हैं रॉ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी। तो इवोल्यूशन की जो एविडेंसेस है वो फिजियोलॉजी से डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम सी, तो साइटोक्रोम सी जो है वो कंजर्व प्रोटीन होती है। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलती है और हायर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलती है। तो माना जाता है कि इसका जो इवोल्यूशन है वो लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म में हुआ है, साइटोक्रोम सी।
ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, तो अमीबा में भी देखने को मिलता है एंड मैमल्स में भी देखने को मिलता है। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करता है। तो इसी तरह से जो एविडेंसेस है वो फिजियोलॉजी से एविडेंसेस ली गई हैं कि इवोल्यूशन जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म में इन चीज़ों का हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म टाइप ऑफ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हम 3 तरह की पढ़ेंगे। डायरेक्शनल होती है, स्टेबलाइजिंग होती है एंड डिस्ट्रप्टिव होती है। तो ये जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। फिनोमिना फर्स्ट इसको स्टडी किया था बाय बर्नार्ड कैटलवेल इन इंग्लैंड। ये स्टडी की जाती है पेपर्ड मॉथ की। बिफोर 1920 या बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज अभी नहीं बनी थी, उससे पहले जब इसका इवोल्यूशन हुआ था तो उसमें देखा गया था कि जो बिस्टन बेटुलिरा मॉथ है और जो बिस्टन कार्बोनेरिया मॉथ है, द नंबर ऑफ बिस्टन बेटुलेरिया मॉथ का जो है वो बहुत ज़्यादा है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये वाइट कलर विंग्ड मॉथ है, इसका नंबर बहुत ज़्यादा है देन द बिस्टन कार्बोनेरिया मॉथ से जो डार्क विंग्ड है। इसका रीज़न ये है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन बार्क ऑफ ट्रीज वर कवर्ड विद लाइकन, क्योंकि जो डार्क ट्री हैं वो लाइकन से कवर्ड हैं, तो लाइकन वाइट कलर के होते हैं। हेंस द वाइट विंग्ड मॉथ कैन नॉट या कैमोफ्लेज देमसेल्व्स। तो वाइट विंग जो हैं वो कैमोफ्लेज करती है अपने आप को, बट डार्क विंग्ड मॉथ जो है वो ईजिली पिक्ड अप बाय द प्रेडेटर। तो अगर एक ट्री है जिसमें ऑलरेडी वाइट कलर के लाइकन लगे हैं और इसमें ये विस्टन मॉथ भी है, तो ये वाइट कलर की है, ये दिखेगी नहीं। और जो ब्लैक कलर की होगी वो जल्दी से प्रेडेटर जो है उसको पिक करेंगे और उसको ईट करेंगे। तो बिस्टन कार्बोनेरिया जो है उसका नंबर फिर इस वजह से कम देखने को मिलता है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बिस्टन बिटुलेरिया है वाइट विंग है उनका नंबर कम हो जाता है और बिस्टन कार्बोनेरिया का जो डार्क विंग है उनका नंबर बढ़ जाता है। इसका रीज़न ये है कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यू टू पॉल्यूशन जो लाइकन है वो डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इंडस्ट्रीज में पॉल्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लाइकन जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। एंड द बार्क ऑफ ट्री बिकम डार्क ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एशेज एंड द सूट्स। तो क्योंकि इंडस्ट्री से जो ऐश आ रहा है या इंडस्ट्री का जो धुआं है उससे जो डार्क ट्री है वो डार्क ही कलर का देखने को मिलता है, और जो इसमें बिस्टन कार्बोनेरिया मॉथ होती है वो भी ब्लैक कलर की होती है, तो वो अपीयर नहीं हो पाती है प्रेडेटर को। लेकिन जो वाइट कलर की होती है वो ईजिली पिकड अप कर सकते हैं वो उसको, इसलिए नंबर जो है वो बिस्टन बिटुलेरिया का डिक्रीज करता है। नाउ डार्क विंग्ड मॉथ जो है कैमोफ्लेज देमसेल्व्स एंड वाइट विंग्ड मॉथ वर पिक्ड आउट बाय द प्रेडेटर। तो इस तरह से आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। दिस इज़ द नेचुरल सिलेक्शन, और ये एग्जाम्पल है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का। इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म जो है वो एविडेंसेस इसकी देता है। टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो 3 तरह का होता है। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन जिसे बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन, या इंटरमीडिएट नेचुरल सिलेक्शन या सेंट्रीपिटल नेचुरल सिलेक्शन इसे कहा जाता है। इसका मतलब है जो मीन करेक्टर्स होते हैं वो फेवर किए जाते हैं बाय द नेचर। पेरिफेरल एंड एक्सट्रीम करेक्टर आर डिस्कार्डेड। जो पेरिफेरल और एक्सट्रीम करेक्टर होते हैं वो डिस्कार्डेड होते हैं। पीक गेट हायर एंड शार्प, और इसमें जो पीक है वो हायर और शार्प देखने को मिलता है। इस तरह से हमें देखने को मिलता है ग्राफ। जो मीन वैल्यू होगी, जो बीच की जो मीन वैल्यू होगी वो हमें देखने को ज़्यादा मिलेगी, और जो पेरिफेरल और एक्सट्रीम जो करेक्टर होंगे वो डिस्कार्डेड या रिमूव्ड होंगे। इस तरह से ग्राफ हमें स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में देखने को मिलता है। सेकेंड हम बात करते हैं डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें पीक शिफ्टेड टू वन डायरेक्शन। जो पीक है वो शिफ्ट हो जाती है एक ही तरफ को, दैट इज़ द करेक्टर्स विच आर फेवर ओरिजिनली आर नाउ डिसअपियर बाय द नेचर। जो ओरिजिनली जो करेक्टर्स थे वो डिसअपियर हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म इसका एग्जाम्पल है, या जिराफ नेक जो है वो एग्जाम्पल है। वन एक्सट्रीम करेक्टर इज फेवर्ड एंड अदर इज रिमूव्ड। एक ही करेक्टर को वो फेवर करेगा और दूसरा जो रिमूव हो जाए। इसकी पीक जो है या तो हमें इस तरह से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन या डाइवर्जेंट नेचुरल सिलेक्शन, डाइवर्सिफाइंग नेचुरल सिलेक्शन या सेंट्रीफ्यूगल नेचुरल सिलेक्शन। इसमें पेरिफेरल करेक्टर्स आर फेवर्ड एंड द मीन करेक्टर्स आर डिस्कार्डेड। पीक डिवाइडेड इनटू मैनी पीक। इसमें जो है पीक जो है वो डिवाइडेड होगी और जो मीन जो है
वो हमें देखने को मिलेगा या डिस्कार्डेड हमें देखने को मिलेगा। तो मीन वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी। इस तरह से ये पीक हमें देखने को मिलती है। हम फर्स्ट बात करते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, जिसके एग्जांपल हैं बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, कैरियर ऑफ सिकल सेल अनीमिया, एग ऑफ रॉबिन बर्ड। तो इसमें स्टेबलाइजिंग हमने देखा कि जो पेरिफेरल और एक्सट्रीम करैक्टर होंगे वो डिस्कार्डेड होंगे। इस तरह से ये पीक हमें देखने को मिलेगी। और एरो जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि इस तरह से होती है। और इस तरह से हम इसमें देखेंगे जो एक्सट्रीम करैक्टर या पेरिफेरल जो करैक्टर होंगे वो डिस्कार्डेड होते हैं, मीन जो है वो स्टेबलाइजिंग हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका जो एरो है वो हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जो सिकल सेल अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया में एच बी ए नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है, एच बी एस जो है वो कैरियर होता है, एच बी एस और एच बी एस जो सिकल सेल्ड हेमोग्लोबिन होता है। तो ये जो मलेरिया काउजिंग होता है आरबीसी को कॉज करता है। तो नॉर्मल अगर हेमोग्लोबिन 100% आरबी, अगर आरबीसीज नॉर्मल होगा तो मलेरिया जो है इसमें देखने को मिलेगा। और 100% सिकल सेल होगा तो आरबीसीज 100% सिकल सेल होगा तो उसमें भी जो है वो डेथ रेट जो है वो होता है। लेकिन अगर कैरियर होगा तो मलेरिया रेसिस्टेंस जो है वो इसमें हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि मीन जो है वो स्टेबलाइजिंग है, दैट इज़ द कैरियर। तो इस तरह से ग्राफ जो है वो स्टेबलाइजिंग में होता है, जिसे हम नॉर्मलाइजिंग भी कहते हैं। सेकंड हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में मीन वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे इंडस्ट्रियल मैनलिज्म है, जिसमें कि बिस्टन बिटुलेरिया जो है उसका नंबर हमें देखने को मिलता है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन जैसे ही उसमें चेंजेस होते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, ये हमें चेंज इन एनवायरनमेंट कंडीशन जो है वो एक दूसरे को फेवर करती है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं तो मीन वैल्यू जो है वो ब्रिटेनियन कार्बोनियन का हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो है इसको फेवर करता है। चेंज इन एनवायरनमेंट कंडीशन किसी एक को फेवर करता है, उसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका नेक ऑफ जिराफ। अकॉर्डिंग टू लेमार्क जो है वो स्मॉल नेक जो है वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन डार्विन के अकॉर्डिंग बिफोर कैटाट्रॉफ्स, परले से पहले जो स्मॉल नेक के जिराफ थे वो ज़्यादा होते थे लॉन्ग नेक से, लेकिन आफ्टर कैटाट्रॉफ्स जो है वो लॉन्ग नेक के जिराफ ज़्यादा हैं कंपेरेटिव टू स्मॉल नेक। तो इस तरह से ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हमें देखने को मिलता है एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज होने की वजह से, जो इसको फेवर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ थर्ड डिस्क्रिप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। जो डिस्क्रिप्टिव नेचुरल सिलेक्शन है ये हम देखो हिमालयन रैबिट या डार्विन फिंचेस जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ये भी एडेप्टिव रेडिएशन में भी हम इस डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम ये देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो वाइट रैबिट है, तो वाइट रैबिट मीन में 100 हैं, तो ये मूव करते हैं इस तरह से, जो एक्सट्रीम कंडीशन है उनमें ये मूव करते हैं और ये हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से इसका ग्राफ फिर बनता है। तो इसमें जो मीन होता है या इंटरमीडिएट ट्रेड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करती है, और जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।